प्रिय छात्रों, हम लोग मुगल चित्रकला का एक खंड या एक भाग कल के क्लास में पढ़ चुके थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि बाबर से लेकर के अकबर तक का चित्रकला की स्थिति क्या थी। आज के क्लास में वास्तविक मुगल चित्रकला को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुगल चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष रूप दिखाई पड़ता है वो जहांगीर के काल में दिखाई पड़ता है। और हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि आखिर क्यों जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है या गोल्डन एज कहा जाता है। तो इस क्रम में जहाँ तक जहांगीर का प्रश्न है तो इसमें मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। चरमोत्कर्ष का अर्थ ये हुआ कि इसके बाद मुगलों के यहाँ चित्रकला में और कोई विकास नहीं हुआ। ये अंतिम विकास था और ये अंतिम विकास इतना नियम पूर्वक और चित्रकला के नियमों से आबद्ध था कि उस और इतना आकर्षक था कि उस कारण इसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष में क्या हुआ या इसको स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। तो इसके लिए जहांगीर ने चित्रकला के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए, कुछ चेंजिंग की और वो चेंजिंग मुगल चित्रकला के लिए एक चरमोत्कर्ष बनने का या नया आयाम देने का आधार बन गया। तो उसमें सबसे पहली बात ये थी कि अभी तक जो चित्र बन रहे थे मुगलों के यहाँ यानी हुमायूं से लेकर करके अकबर तक, तो उसमें पांडुलिपियों में यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, जो पुस्तक था, पुस्तक पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कब कहलाता है? ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको जानना चाहिए। पांडुलिपि या पुस्तक भी जो है वो एक प्रकार का पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट भी एक तरह का पुस्तक ही है। तो उसको पुस्तक बोले, उसको पांडुलिपि क्यों बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पुस्तक अगर 65 साल पुरानी हो और हाथ से लिखी हुई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह, पुरानी हो गई 65 साल तो वो एंटीक कहलाती है। लेकिन कोई पुस्तक हाथ से लिखी हुई है, वो पुस्तक हाथ से या तो ताड़पत्र पर लिखी हो या मेष पत्र पर लिखी हो या काष्ठ पत्र पर लिखी हो या ताम्रपत्र पर लिखी हो, किसी पर भी लिखी हो, और उसको एक गुटिका में बांध करके पुस्तक का रूप अगर दे दिया जाए तो वो पांडुलिपि कहलाए। पांडुलिपि का ये आरंभिक रूप जो प्राचीन काल में मिलता। लेकिन मुगल काल में क्या हुआ कि कागज का आविष्कार होने के कारण कागज पर ही हाथ से कैलीग्राफी के माध्यम से पुस्तकें लिखी जाने लगी। तो कैलीग्राफी के हिसाब से जब पुस्तक लिखी जाने लगी तो काफी साफ, काफी सुंदर, काफी आकर्षक वो पुस्तक होते थे। और इसमें जो सिद्धस्थ व्यक्ति होता था, जिसको मुगल काल में कातिब के नाम से जानते थे। कातिब का मतलब होता है लिखने वाला, और जो कला थी उसको किताबत बोलते थे। किताबत को ही इंग्लिश में कैलीग्राफी अभी कहते हैं। तो सरकंडे का जो है वो कलम बनाया जाता था और रोशनाई जिस चीज की हो, बहुत सारी रोशनाई सोने की स्याही से बनाई जाती थी, सुनहरी, तो उसको डुबो डुबो करके जो है वो कातिब कैलीग्राफी के माध्यम से, किताबत के माध्यम से वो सुंदर और आकर्षक ढंग से पुस्तकों को लिखा करता था। तो आज के तरह नहीं 1000, 2000 और लाख पुस्तकें छपती है। वहाँ अगर पुस्तकों की संख्या बढ़ानी है तो एक कातिब को कितना लंबा समय व्यतीत करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो प्राचीन काल में मेष चर्म पर, ताम्रपत्र पे या अन्य चीजों पे जो लिखी गई वो भी पांडुलिपि थी, और मध्यकाल में जो कागज पे हाथ से लिखी गई वो भी पांडुलिपि। अब बात समझ में आई आपको? और दूसरी बात जो हमने कहा कि 65 साल के से पुरानी कोई भी चीज हो गई तो वो एंटीक हो, तो ये अलग चीज हो, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हुमायूं और अकबर के समय में हम लोगों ने देखा कि जो भी चित्र बने वो पांडुलिपियों में बने। जहांगीर के काल की विशेषता यह है
कि चित्रों को अब पांडुलिपियों से बाहर निकाला गया, अब उसको स्वतंत्र चित्रण किया गया। यानी अब किताब के आधार पर चित्रण नहीं किया जाने लगा, बल्कि अब चित्रण एक स्वतंत्र इकाई बन गई, यूनिट बन गई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि पहले पांडुलिपि में जो चित्र थे, तो चित्र क्या कह रहा है ये पांडुलिपि बताता था। अब स्वतंत्र चित्रण का अर्थ यह हो गया कि चित्र खुद बता रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। तो चित्र का अब व्याख्यात्मक गुण आ गया। चित्र खुद में अपने आप को एक एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी का मालिक हो गया। चित्र खुद लोगों से बात करने लगा। दूसरे शब्दों में चित्र अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन गया। पहले इसमें सहयोग कौन कर रहा था चित्र का? तो पांडुलिपि। तो चित्रों को एक स्वतंत्र अस्तित्व जो दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, ठीक है। दूसरा कि अभी तक क्योंकि मुगल भी किसी न किसी रूप में जो थे वो इस्लाम धर्म से आबद्ध थे, इस्लाम धर्म में छवि चित्रण को अवैध माना गया, यानी इसको मना किया गया है कि कोई भी मुसलमान फोटो नहीं बना सकता या फोटो अपने घर में नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म में ऐसा नियम है कि आप अगर फोटो या पुतला या कोई मूर्ति बनाते हैं तो ये ईश्वरत्व का आप दावा कर रहे होते हैं। क्योंकि इस तरह का जीव जंतु बनाने का अधिकार ईश्वर को है, और अगर आप ईश्वर हैं तो अपने बनाई हुई कृतियों में जान डाल दीजिए, यानी उसको जीवित कर दीजिए। अगर जीवित आप नहीं करते हैं तो फिर आपको चित्र या कोई मूर्ति बनाने का अधिकार नहीं है। तो इस विचारधारा के तहत प्रारंभ के शासकों ने छवि चित्रण को हतोत्साहित किया। लेकिन एक पक्ष ये भी था कि मुगल इस्लामी नियमों से आबद्ध नहीं थे, तो उसका प्रस्फुटन पूरी तरीके से जो हुआ वो जहांगीर के काल में हुआ, और यहाँ छवि चित्रण होने लगा। यानी लोगों की पोर्ट्रेट, लोगों की तस्वीर जो है वो चित्रकार जो है वो बनाने लगा, अब बहुत बड़े पैमाने पे बना। तो ये छवि चित्रण का इजाद की वजह से ये एक परिवर्तन था, जिसके वजह से इसको स्वर्ण काल था। यही नहीं, प्रतिमा चित्रण की गई। छवि चित्रण और प्रतिमा चित्रण में अंतर क्या है कि छवि चित्रण हमने कागज पे बनाया, उसको एक फ्रेम में जड़ के मढ़ दिया, तो ये छवि चित्रण हुआ। और अगर किसी दीवार पे या किसी ठोस आधार पे हमने चित्रण कर दी तो ये प्रतिमा चित्रण हुआ। तो महल के दीवारों पर इस ढंग से चित्रण जो है किए जाते थे, तो वो चित्रण क्या कहलाया? प्रतिमा चित्रण। प्रतिमा। तो छवि चित्रण के साथ साथ प्रतिमा चित्रण का भी एक उदाहरण मिलता है। सबसे बड़ी बात कि इस जहांगीरकालीन चित्रकला में एक नई चीज उभर के आई, चापलूसी चित्रकला। ये चापलूसी चित्रकला क्या है समझने की आवश्यकता है जरा। ये शब्द का हम अपने तरफ से इस्तेमाल किए हैं, किसी पुस्तक में आपको ये शब्द नहीं मिले, इसलिए इस शब्द की जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपके टीचर पर है। और सिविल सर्विस के तैयारी करने में आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि सीमा में रह करके इतिहास में कुछ नई बात आप भी करिए। सीमा में रह करके का अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि वो युक्ति युक्त हो, आपके द्वारा ऐतिहासिक रूप से नए तथ्यों का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण क्या हो? एप्रोप्रिएट हो, युक्ति युक्त हो, गलत नहीं हो, उसको कोई गलत साबित नहीं करे। अगर ऐसा आपको लगता है तो इतिहास में आप एक नए अनुसंधानकर्ता के रूप में अपना प्रवेश या अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आपकी बातों को चेक करने वाला एप्रिशिएट करेगा, मानेगा कि हाँ कि ये सिर्फ रट करके नहीं आया है, बल्कि हर विषय पर इसका अपना एक क्रिएशन है, एक अपनी सोच है जिसको वो अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आंसर ही में आप कोशिश कीजिए कि हम नया नया बात निकालते रहें। इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल किया है दिवाकर जी, युक्ति युक्त, जहां पर आपको लगे। तो एक जगह पर भी आपको लगता है और अगर आपने उसको प्रदर्शित कर दिया कि यहाँ पर नयापन हमको ये दिखाई पड़ रहा है,
तो एग्जामिनर आपसे बहुत प्रभावित होगा और आपको एक अच्छा मार्क्स देगा। तो इसी नीति के तहत हमने अपने तरफ से एक शब्द इस्तेमाल किया है कि चापलूसी चित्रकला। चापलूसी चित्रकला क्यों, किसको कहते हैं कि आमतौर पे जो अभी चित्र जितने भी पूर्व से बनते आ रहे थे या जहांगीर के काल में भी बने, तो वो सत्य घटनाओं को चित्रों में प्रदर्शित करने का प्रयास होता था। जैसे उदाहरण के लिए अकबर कालीन जितने पांडुलिपि में बने, तो पांडुलिपियों में जो बातें लिखी गई हैं उसी बातों का चित्रांकन था, यानी कोई अपने मन से चित्रांकन किसी विषय का नहीं किया गया। या जहांगीर के काल में भी जो बहुत सारे चित्र बने, तो वो चित्र वास्तविक घटनाओं को प्रदर्शित कर रहे थे। जैसे मान लिया दरबार का चित्र बना, तो दरबार का जो चित्र बना तो दरबार उस रूप में लगता था, उसमें किसी तरह की झूठ बात नहीं दिखाई गई। किसी पक्षी को का चित्र बनाया गया तो उस पक्षी का अस्तित्व था। किसी फूल का चित्र बनाया गया तो उस फूल का अस्तित्व था, तभी बनाया गया। लेकिन कोई चीज का अस्तित्व ना हो और कोई घटना घटी ही नहीं हो, तो ऐसे चित्र अगर बनाया गया काल्पनिक रूप से, तो ये वास्तविक चित्र नहीं कहलाएगा, बल्कि ये छद्म चित्र कहलाएगा। और अगर कोई घटना प्रधान चित्र है कि राजा ने ऐसा काम किया, उसका चित्रांकन किया गया, अगर वो घटना घटी है तब वो चित्र वास्तविक चित्र कहलाएगा। लेकिन यदि वो घटना घटी ही नहीं और चित्र इसलिए बना दिया गया कि राजा खुश हो, राजा प्रसन्न हो, तो ऐसे चित्रकला को ही चापलूसी चित्रकला की संज्ञा दी जा सकती है। और जहांगीर के काल में ये हुआ, कब हुआ कि जब 1621 ईस्वी में जहांगीर गंभीर रूप से बीमार पड़ा, तो उसको प्रसन्न करने के लिए हर दरबारियों का प्रयास होता रहा। तो उसी प्रयास में चित्रकारों ने भी प्रयास किया कि हम जहांगीर को कैसे खुशी प्रदान कर सकते। तो उसके लिए चित्रकला में उसकी चापलूसी की गई। अब चापलूसी की गई वो देखिए, दो चित्र ऐसे मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि चित्रकला की चापलूसी हुई। उसमें पहला जो है कि ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते हुए एक चित्र बनाया गया। उस समय के, जिस समय का युग हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय के ईरान का जो हुकूमत थी, जो शासन था, वो विश्व में सबसे सुदृढ़ और मजबूत माना जाता था। बात समझ में आ रही है? और शाह तहमास्प काफी शक्तिशाली शासक माना जाता। आपको याद होगा कि इसके शासन काल में शाह तहमास्प ने आक्रमण किया और कंधार को भारत से छीन लिया। याद पड़ रहा है? जैसे ही बीमार पड़ता है कौन? जहांगीर। तो 1622 में जो है वो कब्जा कर लेता है शाह तहमास्प इस पर, कंधार पर। सॉरी, कंधार बोल रहे हैं। हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, कंधारी न था। हाँ कंधारी था, उस पर आक्रमण कर लेता है। तो यहां पर हार होती है मुगलों की, जीत नहीं होती है शाह तहमास्प से। लेकिन चापलूसी करने के लिए क्या दिखाया गया कि ईरान का शाह तहमास्प का वो स्वागत कर रहा है। मतलब ईरान का शाह तहमास्प भारत आया है और भारत में जहांगीर क्या कर रहा है? स्वागत। जबकि वास्तविक बात क्या थी कि कभी भी अपने जीवन में जहांगीर ईरान के शासक शाह तहमास्प से मिला ही नहीं। तो जब नहीं मिला है और चित्र बनाया जा रहा है स्वागत करने का, तो चित्रकार क्या कर रहा है? चापलूसी कर रहा है। इसी ढंग से मलिक अंबर, ये अहमदनगर का प्रधानमंत्री था और मलिक अंबर को कभी भी जहांगीर पराजित ही नहीं कर पाया। मलिक अंबर पराजित कब हुआ है? तो शाहजहां के शासन का। तो जिसको आप पराजित नहीं किए हो, और फोटो क्या बनाया जा रहा है साहब कि मलिक अंबर को जहांगीर लात से मार रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चापलूसी की गई। यानी दोनों जगहों पे ये परेशान था जहांगीर की हार हो रही थी। चित्रकार
उसकी हार को कल्पना के माध्यम से जीत के रूप में प्रदर्शित करके दिखा रहा है ताकि हमारा बादशाह खुश हो। तो बादशाह को खुश करने के लिए उसकी गलत बात जो की गई चित्रकला में, तो उसको चापलूसी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो इस ढंग से हमने इसका नामकरण किया है कि चापलूसी चित्रकला भी पाइए। और ये एक चरमोत्कर्ष था उसका, हालांकि नेगेटिव था, लेकिन चित्रकला के माध्यम से किसी की हार को जीत में परिवर्तन करना, ये भी तो चित्रकला की सर्वोत्कृष्टता है। अरे वकील ने सबसे बड़ा कौन माना जाता है कि जो अपने ज्ञान और वकालत के माध्यम से किसी मर्डरर को छोड़ा दे, तब उसको आप महान वकील मानेंगे? बोलिए ना। किसी को सफल डॉक्टर कब मानेंगे? कि जब एकदम मरनासन आदमी हो, चाहे एन केन पर का नहीं, कोई भी उपाय करके जो है वो उसको जिंदा कर दे। जैसे एक अबुल खैर थे यहाँ डॉक्टर, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उदाहरणों के साथ बातें अच्छी से समझी जाती है। तो एक लड़के को बुखार लगता था और बुखार छूट नहीं रहा था, मर गए होंगे शायद, अब नहीं होंगे। ये आपको दुर्गाबाड़ी देख रहे हैं ना, तो वही सामने वाला जितना इलाका है काश्मीर मिडिल स्कूल के, काश्मीर हाई स्कूल के बगल में, वो खैर कम्प्लेक्स ही कहलाता था। और उसमें बड़ी बिल्डिंग थी, एक तल्ला, उसी में वो बैठते थे। बुखार के पूरे समझिए बिहार के टॉप डॉक्टर। तो एक लड़के को बुखार लगा, आया, दिखलाया, और उनका विशेषता क्या था कि जाइए तो खा के आए हो भात, तो ना देखेंगे। यानी बुखार लगा हुआ है और बोलते थे दाल भात खा के आओ। जबकि अन्य डॉक्टरों का उस समय का क्या था कि नहीं, ये सब खाना ही नहीं है आपको, चावल तो खाना ही नहीं है, बुखार लग गया। जबकि वो जो जहर था उसी को खा के आने के लिए बोलते थे। तो लोग झूठ मूठ बोल रहे थे कि हाँ डॉक्टर खा के, तब दवा लिखते थे। तो उनके पास एक ऐसा मरीज पहुंचा लड़का जो बुखार से ग्रस्त था 1 महीना से। क्योंकि तुम ऐसा करो, तुम्हारा इलाज आज नहीं हो, कल आना, दवा कुछ तैयार करनी है। तो चला गया, उसका बाप लेके कल आया। तो कल आया तो इतना बड़ा कोई चीज था, मैंने गोल जैसा, तो यही तुम्हारी दवा है, खा लो। तो खा लिया, पानी से निकल गया दवा समझ के। जब खा लिया, बोले क्या खाया तुमको पता है? 10-15 मिनट रुक करके मुझे कि ना, दवाई आप दिए, खा लिए। मुझे कुत्ता का गोश्त खाई, हाँ कुत्ता का मांस खाई। अब जैसे ही वो बोला डॉक्टर, वैसे ही वोमिटिंग कर दी। अब वोमिटिंग जब किया तो उस कुत्ते के गोश्त में चमोकन सटा हुआ पूरा चारों तरफ निकला। तो इसकी यही तुम्हारी बीमारी थी, इसके लिए कोई दवा नहीं, ठीक हो गया। अब बुखार उसका ठीक हो गया। पेट में चमोकन किस ढंग से इन कर गया था और वो सटा हुआ था, तो कोई भी अनिश्चित चीज़ आपके जिस्म में रहेगा तो फीवर ला ही देगा, भाई कभी ठीक नहीं होता। तो हम ये तो डॉक्टर ने बिल्कुल गलत काम किया, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन इस गलत काम करने के बावजूद भी मुन्ना भाई, वो तो हितकारी हुआ उसके लिए ना। उसका बीमारी तो ठीक हो गया। तो हम वही बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि चित्रकार ने विषय गलत चुना, विषय गलत चुना। घटना नहीं घटी थी कि वो शाह तहमाद से मिला। ये कभी नहीं हुआ कि उसने जो है वो लात मारी मलिक अंबर पर, बल्कि मलिक अंबर ने उसको हमेशा पराजित किया। लेकिन चित्रकला के माध्यम से चित्रकार ने अपनी कला के माध्यम से ऐसा कला प्रस्तुत किया कि जहांगीर मानसिक रूप से संतुष्ट हो, यानी कि हम इसको हरा दिए, हम उससे मिल गए। तो ये चित्रकला की उत्कृष्टता हो, हालांकि विषय गलत चुना। अब बात समझ में आ रही कि नहीं? अब कोई मर्डरर है, सब कुछ जान रहा है कि इसी ने, पूरे लोग ने देखा। कोई वकील जो है उसको मतलब सजा को खत्म करवा देता है, साबित कर देता है कोर्ट में कि नहीं ये मर्डरर नहीं है। तो आप क्या बोले कि वकील वह गलत काम किया? तो कितना बड़ा, सब आदमी कितना बड़ा वकील था भाई कि एक मर्डरर को जो है वो बचा लिया। तो आप उसकी विद्वता का प्रदर्शित कर रहे हैं। आप उसके विद्वता का प्रदर्शित कर रहे हैं। काम तो गलत किया। ये एक वकील का तो पेशा ही यही है कि उसके सामने कोई जाए, उसका धर्म क्या है तो इसको बचाना। किसी वकील का ये धर्म थोड़ी है कि सजा को और बढ़वा देना या और उसको सजा दिलवा देना। एक आम जो था उनका,
तो उसी ढंग से कलाकार का है कि ऐसा सर्वोत्कृष्ट चित्र बनाया जाए जो प्रभावित करे लोगों को, जो आकर्षित करे। तो जो भी हो, हम इसको चापलूसी चित्रकला का नाम दे सकते हैं। तो ये वो 4 चीज थी जिसके वजह से जहांगीर काल का चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, या उसको स्वर्ण काल बोलते हैं। आप इसमें मान सकते हैं कि ये 2 कारण ही काफी एप्रोप्रिएट है, यानी ये परिवर्तन था पूर्व के चित्रकला में। क्या? तो पांडुलिपि से स्वतंत्र चित्रण और छवि चित्रण का एजाज, और यही उसको महत्वपूर्ण बनाता है जहांगीर के चित्रकला में। बात समझ में आई? अब देखिए आगे कि जहांगीर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जन्मजात गुणों से ओतप्रोत होता है, उसके लिए कोई तैयारी उसने नहीं की, लेकिन वो गुण उसके अपने आप चला आया। इसको क्या बोलते हैं? जन्मजात गुण। तो जहांगीर में ये जन्मजात गुण था, पैदाइशी गुण था कि वो चित्रकला के प्रति आकर्षित था। खुद बहुत बड़ा चित्रकार था, और चित्रकार इतना बड़ा था कि अन्य चित्रकारों से श्रेष्ठ था। कैसे? तो दूसरे चित्रकार अगर चित्र बनाते थे, अपना नाम नहीं लिखे कि किसने बनाया और जाके दिखाया गया, तो बताया जाता कि फलाना चित्रकार का चित्र। इतना छोड़ दीजिए, लोगों ने यहां तक किया कि अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा चितोरा है, तो हाँ, तो हम लोग 4-5 चित्रकार मिल जाते हैं और एक पक्षी का जो है वो फोटो का अलग अलग भाग हम लोग मिल के बनाते हैं। तुम चोंच बना लो, तुम पैर बना लो, तुम पंख बना लो। एक दिन ऐसा किया और देखते हैं कि जहांगीर किसका बताता है ये। तो इस तरीके का चित्र बना के ले जाया गया। तो जहांगीर ने कहा कि देखो, ये जो है मंसूर ने बनाया है उसका चोंच, ये जो है वो अबुल हसन ने बनाया है इसका पैर। लोग दंग रहे। तो ये घटना इस बात को प्रमाणित करता है कि जहांगीर एक जन्मजात चित्र पारखी था, चित्रकार था और चितोरा था। चितोरा का अर्थ चित्र बनाने वाला, चित्र को पहचानने वाला, चित्र को परखने वाला। उसके लिए एक वर्ड होता है मुन्ना भाई, क्या? चितोरा। चितोड़ा नहीं, चितोरा। हाँ, क्लियर? ये कोई गलत शब्द नहीं है, ऐसा अर्थ हम लोग। अब वो लगाव था साहब बचपन से ही कैसे प्रमाणित होता है? तो ये होता है कि जब वो युवराज था, यानी बादशाह नहीं बना था, तो उसी समय में चित्रकला के प्रति उसकी गतिविधियां दिखाई पड़ती। उसने हिरात से आका रजा खां को बुलवाया। हिरात कहाँ है अभी? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का एक प्रांत है हिरात। उस समय का ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था वो, ये सब का। तो ये सब भी प्रश्न दिमाग में रखा कीजिए। पूछने के लिए कुछ बोल दे हिरात कहाँ था, तो क्या कीजिएगा? अगर ट्विस्ट करके आप नहीं दिमाग में बैठाते हैं तो फिर इस तरह के प्रश्न सिंपल गलत हो जाएंगे आप। तो हिरात कहाँ था मैया? अफगानिस्तान में। तो ऐसे परिवेश में हिरात में सबसे टॉप क्लास का जो चित्रकार था, आगा रिजा था, उसको वहां से बुलाया और उसके नेतृत्व में चित्रणशाला की स्थापना की। व्हाट डू यू मीन बाय चित्रणशाला? चित्रणशाला का अर्थ हुआ कि उसमें अनेक चित्रकार रखे गए, और आका रिजा खां क्या हुआ? इसका अध्यक्ष हो गया, इसका हेड हो गया, और इसमें ट्रेनिंग दी गई। आका रिजा खां तो बढ़िया चित्रकार था ही, और भी कुछ चित्रकार को रखा गया, और साथ ही साथ नए लोगों को चित्रकला में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई। जो चित्रणशाला वो स्थल है जहां नवीन चित्रकार को प्रशिक्षित किया जाए, और साथ ही साथ पुराने चित्रकार नवीन चित्रों का निर्माण करें। तो एक प्रकार से पेंटिंग स्कूल कह सकते हैं आप, या पेंटिंग कॉलेज, उसका निर्माण करवाया उस पीरियड में जब वो बादशाह नहीं था। इसी से इसका चित्रकला के प्रति लगाव आप समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, यही नहीं किया, बल्कि 1602 में जब वो युवराज था, तो 3 पुस्तकों में जो 3 पांडुलिपियां थी, उन 3 पांडुलिपियों में घटनानुसार चित्रों को बना करके उसमें सेट करवाया।
जब बादशाह बना तब उसने स्वतंत्र चित्रण की नींव डाली, लेकिन जब युवराज था तो उसने उसी चित्रण शैली को अपनाया जो चित्रण शैली अकबर के समय से चली आ रही थी। और क्या, तो पांडुलिपीय चित्रण शैली। तो पांडु अपने युवराज काल में पांडुलिपीय चित्रण शैली में उसने 3 पुस्तकों को चुना। राजकुमार की पांडुलिपि, ये पुस्तक का नाम है। नजमुद्दीन की गजलें, ये पुस्तक का नाम है। और 12 भाव, इन 3 पुस्तकों में जो जो घटनाएं थी, घटनानुसार जो है वो चित्र बना करके अटैच किया। तो अपने युवराज काल में उसने पांडुलिपीय चित्रकला को जो है प्रश्रय दिया, आगे बढ़ाया। ये सब क्वेश्चंस है, इस ढंग से आप सजा करके पढ़िएगा दिमाग में, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। अब आइए कि जहांगीर कालीन चित्रकार थे कौन कौन। तो इतने नाम काफी महत्वपूर्ण थे बहुत, लेकिन जिन लोगों ने काफी प्रभाव डाला, इनकी कृतियां जो थी अमर हो गई, उनमें कौन था। तो सबसे पहले नंबर पर उस्ताद मंसूर, उसके बाद अबुल हसन, उसके बाद फारूक बेग, उसके बाद दौलत, उसके बाद मनोहर, उसके बाद बिशप। अब इसमें 2 चित्रकार काफी महत्वपूर्ण थे। एक उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर क्यों मशहूर था, तो प्राकृतिक दृश्य को इस तरह से चित्रित करता था कि लगता था कि जीवंत है, जैसे कोई पहाड़, नदी, ये सब का दृश्य। उसके बाद दुर्लभ पशुओं का चित्र बनाता था। पशु जो है सिर्फ आज ही दुर्लभ नहीं हुए, उस समय बहुत सारे पशु ऐसे थे जो दुर्लभ हो चुके थे। तो उसकी इस बात का एहसास था कि आने वाले समय में हो सकता है ये समाप्त हो जाए, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए भविष्य के लोग उसको जाने कि कभी ऐसा पशु था। तो उसने दुर्लभ पशुओं का जो है चित्र बनाया, पक्षियों का चित्र बनाया, ये भी दुर्लभ, अनूठे फूलों का बनाया। और इसमें 2 एग्जाम्पल्स काफी महत्वपूर्ण है उसको। एक साइबेरिया सारस का चित्र बनाया उसने, और दूसरा बंगाली पुष्प का। ये दोनों चित्र अभी कलकत्ता म्यूजियम में उपस्थित हैं। कलकत्ता म्यूजियम में कभी जाइए आप, तो चित्रकला की गैलरी लगी हुई है। मतलब समझ जाइए कि यहां से लेकर के आप उस मोड़ तक एक कमरा है। कभी इंडियन म्यूजियम गए हैं तो आप देखोगे धर्मतल्ला के पास है। तो यहाँ पर से मतलब धर्मतल्ला का जो आपको ग्रांड होटल के बाद एक रोड है जो चली गई है सामने ग्लोब सिनेमा में, तो वहां से उसकी बिल्डिंग शुरू हो जाती है इंडियन म्यूजियम। और जानते हैं कहां तक है, बिरला प्लेटेनियम तक, तारामंडल तक। मतलब आपको पैदल क्रॉस करने में उस बिल्डिंग को फुटपाथ पर कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा। भले चहल पहल रहती हो तो आपको एहसास नहीं हो, लेकिन गाड़ी आप देख के चलिएगा तो। और एक आध 2 जगह पानी पीजिएगा, लो पानी भाई, पानी वहाँ बहुत बिकता है, नींबू पानी, पता नहीं क्या रेट है, उस समय 1 रुपये दे रहा, 1 रुपये गिलास, 8 आने गिलास। तो यहाँ से उस मोड़ तक, जो जिस मोड़ पर आप देखे हुए हैं, इतना बड़ा बड़ा उसका रूम है, और उसमें एक एक गैलरी। तो आप गए होंगे, देखोगे पेंटिंग की एक गैलरी है। तो इसमें घुमा कीजिए, देखा कीजिए। मेरे कहने का मतलब भारत के हाथी को, विरासत को देखना चाहिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से या जात पात करने से या सांप्रदायिक बात करने का नाम इतिहास नहीं है। इतिहास नाम है अपने विरासतों को देखने का। आपके बाप शराबी थे, चलिए मान लिया तर्क के साथ, अब मर गए बेचारे, तो आपका क्या दायित्व बनता है कि उनके शराब पीने वाली बात को जो है हाईलाइट कीजिए। आपका दायित्व ये ना बनता है कि उनकी अच्छी बातों को हाईलाइट कीजिए कि साहब वो हमको जन्म दिए, ये बड़ी उनका मेहरबानी था, बहुत दुख तकलीफ से हमको पाले, यहाँ तक पहुँचाए, ये उनकी देन थी। तो इसी ढंग से जो गुजरी हुई बातें हैं, उन गुजरी हुई बातों की, अच्छी अच्छी चीज़ों की हर आदमी गलती करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सिर्फ गलत चीज़ों का ही अगर एक्सप्लेनेशंस किया जाए, दैट इज नॉट हिस्ट्री। इतिहास से हमको कुछ सीखना, तो देखिए कितना बड़ा थाती है कि साहब उसने ये जो साइबेरिया सारस और बंगाल पुष्प जो बनाया, जो कलकत्ता के म्यूजियम में है, तो आप जब देखिएगा तब आपको इसका उस्ताद मंसूर की
चित्रकला का एहसास हुआ कि वास्तव में भाई चित्रकार। अब क्षेत्रीय चित्रकला को देखना है तो आमेर के महल में जाकर के चित्रकला को देखिए, तब आपको कि भाई वो लोग ज्यादा ज्ञानी थे बनिस्बत की लोग। ये कौन सा फोटो 3D आज आया है, 3D का आविष्कार आज किया गया है, और उस समय ऐसा चित्र टांगे हुए है कि जिधर मुड़ते हैं उधर हमको देखता है। आखिर वो कौन सी तकनीक? तो ज्ञानी आज 3D के माध्यम से हम हुए। केशव भाई जयसिंह का चित्रकार ज्ञानी था, कितनी खूबसूरत था। तो इन सभी चीजों पर जब तक मंथन नहीं कीजिएगा तब तक इतिहास से लाभ आप नहीं उठा सकते। अब देखिए इसी कारण से क्या हुआ कि जहांगीर ने इसको नादिरुज़्ज़मा की उपाधि दी। ठीक है, नादिर माने कब्जा करने वाला, राज करने वाला, जमा माने दुनिया, माने दुनिया पर राज करने वाला। तुम ऐसा चित्रकार हो कि पूरी दुनिया पर तुम राज कर रहे हो, यानी ग्रेट पेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय नादिरुज़्ज़मा? ग्रेट पेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स। ठीक है। अब देखिए जो दूसरा था अबुल हसन, उसको नादिर उस की उपाधि दी। ये कौन था? तो आका रिजा खां जो चित्रकार था का अध्यक्ष, उसका बेटा था ये। और ये इतना तेज चित्रकार था, ये भी जन्मजात था। जब 13 वर्ष की आयु थी तो 1600 ईस्वी का संत जॉन का उसने चित्र बना दिया। अभी समय क्या था? तो समय 1600 के बाद का था, यानी 1606 के बाद। लेकिन 1600 का संत जॉन जो था, जो अब इस दुनिया में नहीं था, उसका उसने कल्पना के आधार पर चित्र। क्या खूबसूरत बात। और कब? तो उसकी उम्र मात्र जब 13 वर्ष की थी। लघु चित्रों में काफी सिद्धस्त था वो, छोटे छोटे। अभी बड़े बड़े चित्र के लोग आ गए, इसमें छोटे छोटे लघु चित्र। लघु चित्र का मतलब क्या? बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी कि चित्रकला में सबसे बड़ी बात जो थी कि समूहगत चित्र कोई नहीं बना रहा, कि 10 आदमी बैठा हुआ है, 10 आदमी परिचित है, 10 का चेहरा साफ साफ दिखाई पड़े कि हम पहचान पाए कि बैठने वाला 10 लोग कौन है। तो ये कौन बना पाता? जो लघु चित्र का बनाने वाला हो, छोटा छोटा चित्र। तो ये लघु चित्र का चितोरा था। कौन? तो अबुल हसन। और साथ ही साथ छवि चित्र यानी फोटो बनाने वाला, पशु पक्षी दरबारी चित्र। ये इसका सर्वोत्तम चित्र जो दिखाई पड़ेगा आपको, वो चिनार के पेड़ पर गिलहरियां। और ये जानते हैं क्या है? लंदन के म्यूजियम में है। ये इतना खूबसूरत लगा अंग्रेजों को, यहां से उठा के लेकर भाग गया। चिनार का एक पेड़ होता है जो खुद अपने आप में वो लाल लाल फूल के लिए मशहूर होता है, और खास तौर से गर्मी जब आएगी तो उसकी फूल जो है वो लटका रहेगा। यहाँ पर सामने था, गिर गया, और आप देख लेते हैं। और गिलहरियां इस पर जो चलती थी, तो गिलहरियां व्हाइट रंग की और ये होती हैं, ऊपर से 3 ब्लैक लकीर होती है। तो इसका जो मिक्सिंग उस फूल पे होता था ना, वो काफी लुभावना और दिलकश होता था। ये तो प्राकृतिक दृश्य है जो नेचुरली, भौतिक रूप से आप देखेंगे कि चिनार का पेड़ और गिलहरी है, तब आप आकर्षित होते। लेकिन उसकी विद्वता क्या थी, उसका चितोरापन क्या था कि हूबहू उसको नक्शे में डाल दिया, और वो आपको आज तक आकर्षित कर रहा है। तो अंग्रेजों को इतना पसंद आया कि ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है, जैसे ये बना बताया कि बंगाली कुछ किससे बनाया है, सारस का किससे में सब आता है। तो जिसे ये गिलहरी वाला पूछ रहा है कि तो अबुल हसन, ये आपका ये सब उपाधि है कि नादिरुज़्ज़मा किसको उपाधि दी, नादिरुज़ किसको दे दे। ये सब प्रॉपर IAS का सवाल है ये सब। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको देखना है। अब आगे बिशन दास, तो बिशन दास जो मनोहर, तो मनोहर बिशन दास का पुत्र था, बाप बेटा दोनों चित्रकार था। बिशन दास क्या था? तो व्यक्ति चित्र बनाने में सिद्धस्त था, और इतना सिद्धस्त था कि जहांगीर ने ईरान भेजा इसको शाहतमाश का चित्र बनाने के लिए। और वहां से ये जो है चित्र बना करके लाया, और लाया तब मुगल दरबार में रखा गया कि हाँ ये इतना बड़ा चित्रकार है।
या ईरान के शाह से हमारा ताल्लुक, जो भी हो। क्लियर? तो ये पूरा का जहां जहांगीर के बाद क्या हुआ, तो जहांगीर के बाद स्थापत्य कला पर शाहजहां ने ध्यान दिया, इसलिए चित्रकला में पतन होने लगा, डिटोरिएशन होने लगा। जो मुगल चित्र था उसमें जो बचाए रखे, तो जहांगीर के काल में जो अकबर कालीन चित्रकार जीवित थे, उन लोगों ने ही चित्रकला को बढ़ाया। प्रमुख चित्रकार में कौन थे? तो मनोहर, मोहम्मद नाबी, गोवर्धन, बालचंद। इन लोगों ने क्या किया कि उस समय अहमद लाहौरी के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम पादशाहनामा था। ये शाहजहां जैसे हर बादशाह अपना लिखवाता है ना किताब में, शासनकाल में औरंगजेब ने लिखवाया आलमगीर नामा, इसने लिखवाया पादशाहनामा, जहांगीर ने लिखा है जहांगीर नामा, अकबर ने लिखा है अकबर नामा, बाबर ने लिखा है बाबर नामा। सब याद हो गया आपको? तो उस काल की घटनाओं का अहमद लाहौरी इसके राइटर था, हालांकि दो और राइटर थे, कज़वीनी ने भी लिखा है इसको, या अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी लिखा, लेकिन ज्यादा भाग जो लिखा कज़वीनी और बदायूनी से हट करके वो अहमद लाहौरी ने लिखा। तो अगर ये प्रश्न आता है कि पादशाहनामा के राइटर कौन थे, तो अहमद लाहौरी था। हालांकि दो नाम और कज़वीनी और बदायूनी भी इससे जुड़ा हुआ। तो अब देखिए क्या है, साहब के इन लोगों ने इस पादशाहनामा में चित्र बनाया। अब फिर जो स्वतंत्र चित्रण था वो सिमट के कहाँ चलाया? पांडुलिपि। तो पतन बोलिएगा ना आप, पतन कैसे बोलिएगा कि स्वतंत्र चित्रण सिमट के कहाँ चलाया? पांडुलिपि में। तो पादशाहनामा के अतिरिक्त जो था ये सबसे महान उपलब्धि थी इसकी। तो उसके अलावा गुलिस्ता और बोस्ता और मुराबा गोरबेट, ये 3 किताबों में भी जो है वो चित्र बनाया गया। अब गुलिस्ता और बोस्ता बहुत महत्वपूर्ण किताब थी। आपको पता होना चाहिए कि आज जैसे आप मैट्रिक करते हैं, आईए पास करते हैं, एमए पास करते हैं, तो सबका सिलेबस होता है ना, है कि नहीं होता? तो उस समय भी डिग्रियां थी, ऐसी बात नहीं थी। तो उस समय सबसे टॉप डिग्री आप मान लीजिए कॉलेज का, एमए आप मान लीजिए कि एमए टॉप डिग्री हो। तो कैसे? तो उसमें 3 किताबें थी। अगर 3 किताब आप पढ़ लिए, इसका मतलब है कि आपको एमए की डिग्री मिल गई। उसमें एक था शाहनामा फिरदौसी का, और दूसरा शेख सादी का, ये 2 पुस्तक था, गुलिस्ता और बोस्ता। 3 पुस्तकें थी साहब, शाहनामा फिरदौसी का और गुलिस्ता बोस्ता। शेख सादी का चाहिए लिख लीजिए, बोर्ड पर सब जगह नहीं रहता है, तो सब बात लिखना संभव नहीं है। तो शाहनामा जो है फिरदौसी का और गुलिस्ता बोस्ता जो है वो शेख सादी का। तो 3 किताब जो पढ़ लिया तो उस समय का समझ जाइए कि टॉप हो गया वो एजुकेशन में, शेख सादी का। तो इसमें चित्र जो भरे गए वो शाहजहां के काल में ही उपलब्धि है। अब जहां तक एक सबसे बड़ी बात जो कहा जाता है कि हमने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, लेकिन एक काम ऐसा कर दिया कि सब पर भारी पड़ गया। जिंदगी भर तुमसे नफरत करते रहे, लेकिन मरते वक्त ऐसी नजरों से देखा कि मरने के बाद तुमको हमसे मोहब्बत हो गई कि तुम जिंदा हो गए। कितनी खूबसूरत। अल्लाह ने भेज दिया कि ना, जीवित अवस्था में तुमने नफरत किया इतना, लेकिन मौत के बाद इस निगाहों से देखा कि मरते हुए आदमी को तुमसे इश्क हो गया, और इश्क ही ईश्वर है, अल्लाह है, तो हम कैसे 2 दिलों को मिलने से रोके? हमने नियम परिवर्तित कर दिए, तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा तुम्हें लौटा दी कि तुम अपने आशिक से जाके फिर मिल लो। तो ये ताकत है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि शाहजहां पर इतना इल्जाम लगता है कि उसने जहांगीर के काल के पतनशील, जहांगीर के काल के चरमोत्कर्ष दौर को पतनशील दौर में कन्वर्ट कर दिया। ये इल्जाम लगाना गलत है। हो सकता था कि आशिक बहुत व्यस्त हो माशूक के लिए कुछ खरीदने में, ऐसा भी तो हो सकता था। इश्क का जो इजहार है वो अलग अलग रूपों में हो सकता है। तो यहाँ शाहजहां का इश्क जो प्रदर्शित हो रहा था वो स्थापत्य कला में हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, एक आदमी है
एक ही काम करता, इस वजह से उपेक्षित रह गया। वरना शाहजहां चित्रकला का दुश्मन नहीं था। इसका प्रमाण क्या है कि उसके काल में एक विचित्र शैली विकसित हुई जिसको स्याह कलम कहा जाता है, और ये ऑब्जेक्टिवली काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि चित्रकला के क्षेत्र में शाहजहां का भी योगदान था मुन्ना भाई। और क्या योगदान था कि इसने चित्रकला के क्षेत्र में स्याह कलम को जन्म दिया। अब आपको जानना होगा स्याह कलम था क्या। तो चित्रों का बॉर्डर बनाना, अभी तक चित्र में बॉर्डर नहीं बन रहे थे, ठीक है। तो ये बॉर्डर कैसे बनते थे ये आपको जानना होगा। तो अंडा देखा है, अंडा? यस सर। तो अंडा का ऊपर वाला जो स्केल होता है, खोल होता है, उसको जला दिया जाता है। तो आप जला दीजिएगा उसको तो किस कलर का हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसको फिर सफूफ बना दिया गया, यानी पाउडर, और फिर उसको गीला किया गया किसी विशेष लिक्विड से, पानी से, विशेष लिक्विड से, इसलिए कि वो चस्पा हो जाए, सट जाए। कहाँ? कागज पे ऐसा सटे कि फिर कपड़े में या मिटे नहीं, यानी अमीट बनाया गया उसको। किसको? अंडे की जर्दी। बात समझ। अब उससे बॉर्डर बनाया गया। तो ये जितना किताब देखते रहे, गुलस्ता, बोस्ता, कारबोट या शाहनामा, ये सब में बॉर्डर। शाहजहां, अकबर, हुमायूं के काल में बॉर्डर नहीं। तो अगर दुश्मन होता है ये, तो फिर ये नई चीज इजाद कैसे करता? तो इस ढंग से शाहजहां को भी एलोबरेट किया जा सकता है, नए अंदाज में, नए क्लेवर में, और तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये सब के लिए शब्द लिखने की कला चाहिए। जब तक आप बोलिएगा नहीं, आप बोलते हैं कि आप ऐसे आपको सिखाने के लिए हम बोलते हैं कि आपके पास भी बोलने की कला है। जब बोलने की कला आएगी तभी आप लिख पाइएगा उसको, और शर्माइएगा तो कहाँ से हो पाएगा। अब औरंगजेब का काल की वो पूरा एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और चूंकि इस्लाम में चित्रकला जो है निषिद्ध था, प्रोहिबिटेड का है, अभी कुछ देर पहले बता दिए कि इस कारण से, तो इसने सारे चित्रकारों को निकाला। अब चित्रकार क्या है? एक रोजगार है ना, एक रोजगार है। कला के साथ साथ एक रोजगार है, वो दूसरा काम नहीं करता। तब भूखमरी होगी तो क्या किया इन लोगों ने? तो इन लोगों ने जो क्षेत्रीय राजवंश सब थे, राजपूतों के, उनके यहाँ जाके नौकरी कर। इसलिए आप गौर से देखिए कि औरंगजेब का जो शासनकाल था, उस समय क्षेत्रीय चित्रकला का खूब विकास हुआ, और उसी पीरियड में बिहार में एक चित्रकला डेवलप हुई, औरंगजेब के दरबार से निकाले गए चित्रकारों से। औरंगजेब के दरबार से निकाले गए चित्रकार दो जगहों पर आकर करके स्वतंत्र रूप से चित्रकारी, एक पटना और दूसरा वाराणसी। तो वाराणसी वाला तो उजड़ गया, लेकिन पटना वाला चित्रकार बस गया, और उससे एक नई चित्र शैली को जन्म दिया, और बीपीएससी में क्वेश्चन आता है। और आप बेली रोड पर जो म्यूजियम नीतीश कुमार ने बनाया है नया वाला, उसमें भी एक गैलरी है उस चित्रकला को पटना कलम बोलते हैं। तो बिहार में दो चित्रकला आपको पढ़ना है बीपीएससी में, एक पटना कलम और दूसरा मधुबनी कलम, मधुबनी पेंटिंग। हर साल गैप कर करके, अगर इस साल पटना कलम आया तो दूसरे साल मधुबनी कलम आया। तो जब बीपीएससी का आप लोग एग्जाम देंगे तो उस समय इसकी तैयारी कराएंगे। तो ये सम्मिलित रूप से हमने पूरा आपको मुगल चित्रकला आज की क्लास में खत्म कर दिया। हमें ऐसा विश्वास है कि हम मुगल चित्रकला पूर्ण रूप से समझाने में सफल रहे हैं। आइंदा कल के क्लास में हम लोग मुगल संगीत पढ़ेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।